जस्टिस मज़ार नकवी साहब ने अपनी जो चंद बरसों के अंदर जायदादें बनाई हैं वो उनकी आमदन से मुताबिकत नहीं रखती। तो ये प्रॉपर्टी का काम तो एक मखसूस इदारा भी हमारे मुल्क में करता है, जो भी इशारा उसकी तरफ तो नहीं ना, मेरा इशारा उसकी तरफ भी है और उसके अलावा जो फ्रंट मैन थे जस्टिस मज़ार अकबर नकवी के। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जवाज़ अली और आप देख रहे हैं एमरा न्यूज़। नाज़रीन, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने शोकॉस नोटिस जारी किया है। मिस्टर मज़ाहिर अली नकवी जो हमारे चीफ जस्टिस भी हैं, उनको एक शोकॉस नोटिस जारी किया गया है और ये जो इसके मुद्दई हैं जिनकी तरफ से दरख्वास्त दी गई थी, मियाँ दाऊद साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आए उनसे जानते हैं कि सारी वजूदात क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, ये मिस्टर जो हमारे पास जस्टिस हैं मज़ाहिर अली नकवी साहब, आपने उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक रेफरेंस भेजा, इसकी बेस क्या है? इसकी बेस जो बुनियादी है वो ये है कि जस्टिस मज़ार नकवी साहब ने अपनी जो चंद बरसों के अंदर जायदादें बनाई हैं वो उनकी आमदन से मुताबिकत नहीं रखती। जज साहब की आबाई जायदादों को फ़रोख्त करके और जज साहब ने आज के दिन तक जितनी तनख्वाहें ली हैं वो भी सारी इकट्ठी कर लें, फिर भी जो उन्होंने अपने इस्लामाबाद के अंदर, लाहौर कैंट के अंदर और लाहौर गुरबल के अंदर जो प्लॉट्स ख़रीदे हैं वो उनकी आमदन से मुताबिकत नहीं रखते। इतनी 15 लाख रुपया तनख्वाह लेने वाला बंदा जिसने अपना घर भी चलाना है, अपने बच्चे भी पालने हैं, अपने बाकी अखराजात भी करने हैं, उसमें से बचत करके अगर कोई बंदा इतने महंगे करोड़ों में जो है वो प्लॉट्स नहीं खरीद सकता और इनके टोटल असासे जो अक्यूमुलेट करें, इकट्ठे करें, तो वो तकरीबन जो है वो 3 अरब के करीब जो है वो बनते हैं। 3 अरब रुपये के असासों की जो असासे हैं वो उनकी आमदन से मुताबिकत नहीं रखते। इस वजह से हमने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ जो है वो रेफरेंस दायर किया है। बाकी उनका जो इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल है वो हमारा एक एलिगेशन है और दूसरा जो जज साहब के हवाले से ऑडियो लीक्स सामने आई वो हमने एक एलिगेशन जो है वो साथ लिया हुआ है। ये सारी चीज़ें हमने जो है वो अलर्ज करके सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से ये इस्तदा की थी कि इनके आर्टिकल 209 के तहत जो है मौजूद जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी साहब जो है वो मिसकंडक्ट के मुर्तकब होते हैं, लिहाजा इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उसके बाद वो जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने हमारी उन शिकायत को जो है वो दबा कर रखा। 3 महीने तक जस्टिस बंदयाल साहब ने वक़्त ज़ाया किया और उसके बाद जब उनके अपने मकासद पूरे हो गए तो फिर उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के एक मेंबर जस्टिस सरदार तारक मसूद साहब को जो है वो भिजवा दिया कि इन तमाम शिकायत का जायज़ा लें और इनके साथ जितने सबूत हैं उनका जायज़ा लें और फिर आप अपनी राय दें कि क्या ये शिकायत जो है इसको आगे चलाया जाना चाहिए या रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिए। तो सर, जैसा आपने बयान किया, अभी आपने बताया हमें ये सारी आपने कार्रवाई बताई, इसमें कहाँ से आया उनके पास पैसा? हमने देखा, आपने कहा कि जिन्होंने मुशर्रफ के खिलाफ जो सज़ा थी उसको मुअत्तल किया तो वहाँ से उसको पैसा आया, उनके और उनके ख़ानदान को पैसा वहाँ से मिला। हमारा ये मौक़िफ़ है कि जब उन्होंने वो खुसूसी अदालत वाला को कलअदम करार दिया वो उसके बाद उनकी आमदन में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, तो वो उनके साथ मुताबिकत, उनके एहसासों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, तो वो उनकी आमदन से मुताबिकत नहीं रखता। वो पैसा उनके पास जो आया, हमारा ये एलिगेशन है कि बेसिकली जो प्रॉपर्टी डीलर्स थे, प्रॉपर्टी माफिया था, जो लोग जनरल मुशर्रफ को बचाने के लिए प्लांट कर रहे थे, चीज़ें मैनिपुलेट कर रहे थे, उन्होंने बाद में जस्टिस मज़ाहिर नकवी को नवाजा। अच्छा, आपने प्रॉपर्टी डीलर्स की बात की। हम देखते हैं कि प्रॉपर्टी में जो आप जैसे कह रहे हैं कि मुशर्रफ साहब को बचाने की कोशिश की, साहब के जनरल जो कि मरूम है अब, तो ये प्रॉपर्टी का काम तो एक मखसूस इदारा भी हमारे मुल्क में करता है, जो भी इशारा उसकी तरफ तो नहीं ना, मेरा इशारा उसकी तरफ भी है और उसके अलावा जो फ्रंट मैन थे जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के, जिन्होंने जस्टिस मज़ाहिर नकवी के बेटों को 5 करोड़ का प्लाट 5 लाख रुपए में दिया और कमर्शियल प्लॉट भी इतने सस्ते दामों दिए, और फिर जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी साहब की जो साहबजादी हैं उनके बैंक अकाउंट में 10,000 पाउंड भी ट्रांसफ़र करवाए। मेरा इशारा उनकी तरफ है स्पेसिफिक। अच्छा, 10,000 पाउंड दिए, 5 करोड़ का प्लॉट 5 लाख पे दिया। अगर मेरा प्लॉट है, मैं किसी को चाहे जितने पैसे पे दूँ, इसमें हम उसकी करप्शन कैसे हमारी वाज़ेह होती है? ये इसको जब आप कोई अवामी ओहदा रखते हैं, जब आप जस्टिस हाई कोर्ट के जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और एक मखसूस अंदाज के अंदर आपकी फैमिली को नवाजा जा रहा है और आप फिर उसी मखसूस पैराए के अंदर मखसूस लोगों को फ़ायदे दे रहे हैं, वो फ़ायदे दे रहे हैं जो आइन और कानून से मुताबिकत नहीं रखते, तो फिर ये चीज़ें जब हम इकट्ठी देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जो आप आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले नहीं दे रहे वो इस वजह से नहीं दे रहे कि आपकी फैमिली को नवाजा जा रहा है।
इस बात की इंक्वायरी के लिए हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में गए हैं। अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल समझेगी कि ये इल्ज़ामात और इनके साथ जो हमने मटीरियल प्रोवाइड किया है वो ठोस है, तो ये बात आगे चलेगी। जैसा कि मिस्टर जस्टिस सरदार तारक मसूद साहब ने उसकी एक इब्तदाई इनिशियल इंक्वायरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रूल्स के मुताबिक करके सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ये मैटर भेज दिया। अच्छा, जैसा आपने कहा कि भी हम देखते हैं कि जब आप किसी ऐसी जज की पोस्ट पे होते हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट के जज की पोस्ट पे आप होते हैं, तो आपके जब आपको चीज़ें मतलब कम दामों में मिलने लग जाएंगी, आपको ये नवाजने में आता है। अगर कोई भी जज हम देखते हैं कि भाई उसके पास इख्तियार है कि वो फैसले से खिलाफ कर सकता है, मुख्तलिफ नोट लिख सकता है, तो क्या फिर हम यही समझें कि उनको भी नवाज दिया गया इसलिए उन्होंने इख्तिलाफ किया फैसले से? अगर तो उस जज के अगर जिसने इख्तिलाफ किया या जिसने जज ने फैसला दिया उसकी 1 साल बाद या 1 साल पहले या 2 साल बाद या 3 साल बाद उसके भी असासों में और उसके ख़ानदान के भी असासों में ऐसे मशकूक तरीके से इजाफा होता है, तो फिर इसका मतलब यही प्राइमा फेशी समझा जाएगा कि उस जज साहब ने अपने फैसले के अंदर आइन और कानून को महफूज़ खातर नहीं रखा। क्या पता वो बिजनेस कर रहे हो, इस पे तो सारी जुडिशरी पे इल्जाम लग जाएगा। नहीं, वो जज जो है वो बिजनेस नहीं कर सकता, वो आइन में लिखा हुआ है। बिजनेस कर रही है, उसका भाई बिजनेस कर रहा है, खानदानी बिजनेसमैन है, वो तो नहीं कि अपनी शख्सियत के लिए उसका खानदानी जायदाद भी तो कोई चीज़ हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, लेकिन वो उनके खानदान के असासों में रिफ्लेक्ट करना चाहिए ना। मसलन अगर उनके भाई किसी जज का भाई जो है वो बिजनेस कर रहा है तो उसके असास के भाई के असासे बढ़ने चाहिए और जज के असासे नहीं बढ़ने चाहिए। हम देखते हैं कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे हमारे खानदानी बिजनेस बहुत ज़्यादा होता है जी। अब मैं एग्जांपल ले, मैं कुछ काम भी आ गया तो मेरा बिजनेस मेरा भाई देख रहा है, अब उसके भी असासे बढ़ रहे हैं और मेरे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं हो रहा कि मैं करप्शन कर रहा हूँ, अगर मैं किसी से इख्तिलाफ कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, लेकिन अगर आपके भाई जो बिजनेस में से पैसा आ रहा है, फ़र्ज़ कर लें आपके भाई ने आपके बिजनेस में से 10 लाख रुपए कमाए, उस 10 लाख में इसमें भाई का हिस्सा बन गया 5 लाख, तो 5 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में जाना चाहिए, 50 लाख नहीं जाना चाहिए। अगर 50 लाख रुपए आया तो फिर वो मशकूक है। अच्छा, एक बात वो उसकी दूसरी बात भी पैसे के जराए भी वो बताने के, हाँ वो बता दें। हम अदालत में केस भी ये लेके गए हैं कि ये अदालत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की इंक्वायरी के सामने अपनी सारी मनी ट्रेल दें, रसीदें दें सारी की सारी। अब हम देखते हैं बिजनेसमैन अपनी मनी ट्रेल नहीं दे पाते, लेकिन हम मखसूस टारगेट करते हैं ऐसे ओहदों पे जो कानूनी ओहदों पे होते हैं। क्या ये उनकी बदनामी के एक जरिया बनाने की कोशिश तो नहीं होती? नहीं, जब आप जज बनते हैं तो जजशिप जो है वो एक मनसब का नाम है। पहली तो बात यह है कि आईनी तौर के ऊपर कोई भी जज है वो बिजनेस कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। जज के तो बिजनेस की बात ही नहीं हो रही, हम कह रहे हैं कि उनके सासे बढ़ भी नहीं, अगर क्या पता उनकी कोई प्रॉपर्टी हो वो सेल हो रही है, अंडरग्राउंड कुछ भी चीजें हो सकती हैं। नहीं, जज बनने के बाद आप क्या पता वाली जो गुंजाइश है वो नहीं निकाल सकते। जब आप जज बन गए हैं फिर आपने क्या पता नहीं करना, फिर आपने बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक बहुत ज्यादा एहतियात से चलना है। अच्छा नहीं, ये तो होगी। अब हम देखते हैं इस प्रोसीडिंग में जस्टिस साहब ने इस पे इतराज उठाया इसकी प्रोसीडिंग पर, इसको आप किस तरह देख रहे हैं? ये एक ग्राउंडलेस किस्म के टेक्निकल ऑब्जेक्शंस रेज किए हैं जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी में, जिसमें उन्होंने एक तो ये एतराज़ात किया कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फाजिसा साहब और जस्टिस सरदार तारक मसूद साहब और चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट नईम अफगान साहब, ये तीनों सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर हैं, ये 22 हैं, यानी कि जानबदार हैं, तासुब रखते हैं मेरे पर। एक तो उन्होंने ये एतराज़ात किया जो कि मैं समझता हूँ कि बिल्कुल बेबुनियाद भी है और गैर कानूनी भी है, क्योंकि कानून में ऐसा एतराज़ जब आपने लेना है तो उसकी ठोस वजह बतानी है, और उस ठोस अगर वो आपके पास ठोस वजह नहीं है तो फिर आपका वो एतराज़ जो है वो बेबुनियाद समझा जाएगा। दूसरा एतराज़ जस्टिस नकवी साहब ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की रूल्स की आइनी हैसियत के बारे में और उसका प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट ना करने के हवाले से ये उन्होंने एतराज़ किया, जबकि ये दोनों एतराज़ बेबुनियाद हैं। ये एतराज़ आपकी नज़र में बेबुनियाद है या कानून की नज़र में? कानून की नज़र में बेबुनियाद है ना। मैंने कानून की नज़र में किस तरह, अगर कानून बना है कि भाई एतराज़ दिया जा सकता है, किसी के खिलाफ फैसला आ रहा हो, वो समझ रहा हो कि ये है, उसको हक दिया गया कि 22 ने तो आप चेंज कर लें, तो ये तो कानून का ही इस्तेमाल कर रहे हैं वो। ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी पे उंगली उठा देंगे तो वो चेंज कर रहे हैं, ऐसा नहीं। उनको मैंने जैसे शिकायत दायर की, वजह नहीं ना बताई उन्होंने। जैसे मैंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दायर की तो मैंने साथ पूरा मटीरियल लगाया और मैंने ये मुतालबा किया कि इस मामले की इंक्वायरी की जाए, अगर जज साहब इसमें गिल्टी है तो इनको बरतरफ किया जाए। अच्छा नहीं, इसी तरह एक सवाल और निकलता है, इसकी पहले कोई हिस्ट्री देखी आपने कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कोई प्राइवेट रेफरेंस गया जैसा आपने दायर बड़े जाए तो फिर कितने फैसले ऐसे हैं? हमने देखा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है आजकल, उनके खिलाफ भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस आया था, लेकिन वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जी वो उस रेफरेंस को उन्होंने मुतालबा किया चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फाजिसा ने अपने रेफरेंस का
कि आप मेरे रेफरेंस को ओपन कोर्ट में समाप्त करें। लेकिन उस वक्त जो प्रोजेक्ट इमरान खान के तहत गए हुए जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उन्होंने, उनका टारगेट था कि उन्होंने जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को हर हाल में हटाना है। उन्होंने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने बैठकर उसका फैसला किया और कहा कि ये रेफरेंस बेबुनियाद है, इसके बारे में कोई ऐसा ठोस मवाद नहीं है जिसकी बुनियाद के ऊपर जज के साथ कार्रवाई की जा सके। आपने कहा कि इमरान खान के जजेस ने उनको हटाने की कोशिश की, क्या अदलिया में भी सियासत शामिल है? बिल्कुल शामिल है। हमारा तो साकिब निसार साहब के दौर से, जब से जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को सीनियरिटी प्रिंसिपल वायलेट करके सुप्रीम कोर्ट में तैनात किया गया, और उसके बाद से लेकर आज के दिन तक जितने भी जजेस सुप्रीम कोर्ट में तैनात किए गए हैं मेरिट से हटकर, आउट ऑफ टर्न, जूनियर जजेस, मेरी नज़र में वो कल भी प्रोजेक्ट इमरान खान के तहत सुप्रीम कोर्ट में लाए गए जजेस थे, आज भी हैं, मरते दम तक मेरा मौक़िफ़ यही रहेगा। अच्छा सर, फिर आप देख रहे हैं कि भाई आपने कहा कि इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को निकाला गया, वो आइन का ही तो तरीका था। आप अदालत में, आइन नहीं तो असम्बली ने तो एक तरीका दिया था आइन में। वो इमरान खान साहब को तो आइन के मुताबिक निकाला गया, उसका तो नवाज शरीफ साहब को भी फिर आइन के तहत नहीं निकाला गया क्या? तो वो आइन के तहत जब दोनों प्राइम मिनिस्टर आइन के तहत निकल रहे हैं तो फिर इसमें कसूर नहीं, आपके मुताबिक दोनों प्राइम मिनिस्टर आइन के मुताबिक निकल रहे हैं ना, पाकिस्तान के बादशाह तबके के मुताबिक नहीं निकल रहे। खुद अदालत, जिन जजेस ने निकाला वो शर्मिंदा है, उन्होंने आज तक वो निकालने वाला जो फैसला है उसका आज तक कभी हवाला नहीं दिया। सर से बातचीत रहेगी इसके हवाले से मजीद, और आपने सुना, नाज़रीन अपनी कीमती राय से हमको आगाह कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को दें इजाज़त, मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।